इस बात से हम आश्वस्त हैं कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम चुनाव लड़ें। तो जो कानून मानव दृष्टिकोण से मनुष्य की मनुष्यता समाप्त कर दे, उस कानून को बने रहने का अधिकार क्या है? रिसर्च में देखा गया कि 72 टावर वहां पर लगवाने की बात की जा रही है। सब देखे कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? ठीक है, आपने बोला कि प्रशासन का मिली भगत, तो प्रशासन का इतना बड़ा हाथ तो हाथ नहीं है ना कि बिना किसी के सह पर ये सब काम करता है। कोई जानवर जाके संविधान पार्लियामेंट में तो बैठता नहीं है, कोई जानवर जाकर के वहाँ विधानसभा में तो बैठता नहीं है, कोई जानवर जाके कलेक्ट्रेट में नहीं बैठता है, कोई जानवर जाके ब्लॉक और अंचल में नहीं बैठता है, किसी थाने में कोई जानवर नहीं बैठता है। बहुजन बिहार में उस लेवल में नहीं है कि सरकार बनाता है। ऐसे कैसे कर? आजादी से पूर्व बल्कि अधौरा की स्थिति अच्छी थी। मैं ये नहीं कहा हूँ सरकार बना लूंगा, लेकिन मेरे बगैर किसी की सरकार भी बिहार में अब की बात नहीं बनेगी। मैं दंगे की चोट बता रहा हूँ। नमस्ते, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार और बतकही का प्रोग्राम है। इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया हमने। यहाँ पर फॉर्मेट ये रखा है हमने कि नेताजी लोगों के साथ हम लोग चलेंगे। पहले बैठकर बातचीत करते थे, अब साथ चलते हैं, देखते हैं कि समाज में किस तरीके से काम करते हो, उनके प्रति लोगों का रुझान क्या है। ये चीजें चुनाव में बड़ा काम आएंगी जब हम आपको विधानसभा, चारों विधानसभा का विश्लेषण करके बताएंगे। तो उसका आधार आज से हम लोग रख रहे हैं कि भाई समझें कि जनता का मुख्य मुद्दा क्या है, जनता किन चीजों पर और किस नेता के प्रति उनका रुझान बन रहा है और क्यों बन रहा है। क्योंकि अब धीरे धीरे सुगबुघाट विधानसभा चुनाव की आ रही है। हमारे साथ हैं पूर्व बसपा के प्रदेश महासचिव, वर्तमान में प्रवक्ता श्रीमान मुन्ना पांडे जी, और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। इनके साथ क्षेत्र में निकले हुए हैं, इनके गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम पूरी टीम है हमारी, और इन्हीं सब बातों पर, बहुत सारी लंबी चौड़ी बातों पर हम लोग बातचीत करेंगे। कुछ सोचेंगे कि वहां से निकाल कर लाए, कुछ चीजें निकल कर आए। गार्जियन, आपका स्वागत है हमारे इस बतकही कार्यक्रम में। और सर्वाधिक मात्रा में किसी से हम लोगों ने बात किया है बतकही के एपिसोड में, तो आप हैं। ये शायद आपका तीसरा इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं। इस बात से हम आश्वस्त हैं कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, चुनाव जो है महापर्व है और हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन यह डिपेंड करता है कि पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व क्या निर्णय लेता है। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी लड़ेगा, व्यक्ति नहीं लड़ता है हमारे दल में। अच्छा, ठीक। लेकिन देखिए, पत्रकारिता में पत्रकार को इस बात में बड़ा माहिर होना पड़ता है कि रीड बिटवीन द लाइन, दो लाइनों के बीच में वो पढ़ता है कि बातें क्या है। और ये नेताजी लोगों से अगर आप पूछेंगे कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उनका भी रटा रटाया सवाल रहता है कि जो पार्टी कहेगी हम उसका पालन करेंगे। लेकिन हम इस बात को समझ रहे हैं, और जनता भी समझ रही है कि भाई अगर आप क्षेत्र घूम रहे हैं, आप गाड़ी में पैसा खर्च कर रहे हैं, तेल जला रहे हैं, तो यूं ही नहीं कुछ जलाता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इस आधार पर हम मान कर चलते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, पार्टी का कार्य करता हूँ, और पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो असरमान होगा मेरे लिए। मैं पार्टी का वर्कर हूँ, मैं इस पर लिए यह बात कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, इसलिए ऐसा बात मैं नहीं कर सकता। चलो ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं। चुनाव लड़ने का मन है आपका? अरे हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम चुनाव लड़ें। अच्छा, तो ये तो कम से कम थोड़ा सा सुगबुगाए कि नहीं चुनाव लड़ने का मन है। पिछला बार भी बहुजन समाज पार्टी से मैं टिकट मांग रहा था विधानसभा में, मुझे नहीं मिला, मोहम्मद जमा खान साहब को मिल गया, और मैंने पूरे दिलो दिमाग से उनका मदद किया, जो भी बन पड़ा में से पूर्ण रूप से मैंने अपने चुनाव की तरह लगा। और यहाँ 20 साल के बाद बहुजन समाज पार्टी को जिताया हमने। 20 साल बाद? 20 साल बाद। इससे पहले कौन लोग जीते थे? 20 साल पहले महाबली सिंह जीते थे। महाबली सिंह जी। अच्छा, वो पूरा कार्यकाल बहुजन में रहे कि उन्होंने भी पार्टी बदला? देखिए, एक टर्म तो रहे और दूसरे टर्म जो 2000 में जीते, तो 2002 में वो भाग गए, जो जहाँ तक मुझे मालूम है। तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी से तो वो दूसरे टर्म में भाग गए, आरजेडी में चले गए, और कई विधायकों को, लगभग 5 विधायक को लेकर गए थे। कौन कौन? सुरेश पासी जी थे, हमारे जिले से तो 2 थे, ठीक। फिर हृदयानंद जी थे, और आपको सीता सुंदरी जी थी, 4 या 4, एक और विधायक उधर उत्तरी बिहार के थे। अच्छा अच्छा। जब हम लोग चल रहे थे तो जब रिसर्च में देखा तो आपके
पद में पूर्व लग चुका है, जी। पूर्व प्रदेश महासचिव। देखिए, प्रदेश महासचिव में था हम्म, और पार्टी में काम करना जब है, क्षेत्र वाइज काम करना है, तो प्रदेश की जिम्मेवारी लेकर के मैं प्रदेश भर में दौरा नहीं कर सकता था। नाम का मैं काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, पदाधिकारी। इसलिए मैं चैनपुर और कैमूर खास करके चारों विधानसभा को जीत दिलाने के लिए पद से पूर्व में आ गया वर्तमान से, और मैं यहाँ लग करके निरंतर काम कर रहा हूँ कि चारों विधानसभा में हम कैसे जीते। अच्छा, मतलब थोड़ा सा हमको यहाँ से क्लू मिला कि पद आपने इसलिए छोड़ा कि तैयारी करनी है, अपनी भी और पार्टी की भी। पार्टी के लिए काम। देखिए, हम फंसा रहे हैं, आप फंस नहीं रहे, आप निकल जा रहे हैं करके, लेकिन दर्शक समझदार हैं हमारे, समझ जाएंगे कि बातें क्या है। अभी आप मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता हैं जी। ठीक है, ये तो आपका व्यक्तिगत पद है पार्टी में। हमें अब सामाजिक जीवन से मतलब होना चाहिए कि भाई अगर आप पॉलिटिक्स में आए हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो 3 चीजों की बेहद जरूरत होती है। एक, आपके पास उस क्षेत्र का राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए, उस क्षेत्र का सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, और उस क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए आपको। क्या इन तीनों आधारों पर आप फिट बैठ रहे हैं? देखिए, अब हम अपने मुंह से कहें कि हम तीनों पर फिट बैठ रहे हैं, लेकिन जहां तक पूरे कैमूर की बात कर रहा हूँ, चैनपुर विधानसभा का ही नहीं, मुझे सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक और वहाँ की आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और स्वास्थ्य स्थिति क्या है, ये सब मैं समझ रहा हूँ। तो मुझे इसमें कोई दो मत नहीं है। 35 साल तक मैं राजनीतिक कार्य करता रहा हूँ, सामाजिक कार्य करता रहा हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में मैं कैमूर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। चलिए, ये तो ठीक है, ये आप सामाजिक और भौगोलिक ज्ञान की बात करते हैं। राजनीतिक ज्ञान में जब राजनीतिक स्थिति में हम देख रहे थे, तो आपकी पार्टी से एक नेता है भानु प्रताप सिंह उर्फ धीरज सिंह। जी ठीक है। एक नेता है आलोक सिंह। आलोक सिंह मेरे पार्टी में नहीं है। अच्छा, और एक है आप। जी ठीक है। धीरज सिंह विगत चुनाव में लोकसभा का चुनाव लड़े हैं काराकाट से, बहुजन समाज पार्टी से। जी जी। और वो इस तरीके से चुनाव था कि आप मान कर चल रहे हैं कि आपकी हार है, फिर भी आप लड़ने जा रहे हैं। जी जी। इस बार अगर टिकट की बातचीत होगी, तो क्या उनके इस आहुति को पार्टी कंसिडर नहीं करेगी क्या? देखिए क्या है, पार्टी क्या निर्णय लेगी ये पार्टी पर छोड़ा जाए, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। ठीक है। धीरज सिंह मेरे पार्टी में हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और वो विगत लोकसभा चुनाव लड़े काराकाट में। पार्टी का प्रदर्शन या उनका प्रदर्शन जो भी रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। मेरे कहने से बेहतर होगा, ना मेरे कहने से खराब होगा। रहा बात चुनाव का, तो चैनपुर की जो स्थिति है जातीय, इसमें 3 बड़ी जातियां हैं। ठीक है, कौन कौन? पहला, अनुसूचित जाति में रविदास समाज है। ठीक। दूसरा, बिंद समाज है अति पिछड़ा में, और तीसरी जो जाति है वो जाति है ब्राह्मण। इन नियर अबाउट इन लोगों के वोट में 3-4 हजार का फैसला है। 33,000 के आसपास ब्राह्मण है चैनपुर विधानसभा में, और 36,000 से एबव ही बिन समाज का वोट है, और 40-42 हजार वोट रविदास समाज का है। तो ये 3 बड़ी जातियां हैं, और इन तीनों में 2 के कैंडिडेट लगभग फाइनल हो चुके हैं। जैसे मोहम्मद जमा खान जी एनडीए कैंडिडेट हो गए। ठीक है। दूसरा, बिजकिशोर भाई महागठबंधन या कई दलों पर से टिकट के प्रयास में है, वो चुनाव लड़ना उनका सुनिश्चित है, तय है, वो बोल भी रहे हैं। ठीक है। अब रह गया मेरा बहुजन समाज पार्टी। तो पार्टी को निर्णय लेना है कि किसको लड़ाएगी, लेकिन जो सामाजिक समीकरण है उसको देखते हुए ही हमारी पार्टी किसी को उम्मीदवार उतारेगी। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हो गए। पिछले बार जमा खान जब ये सामाजिक समीकरण था और है, तो फिर जमा खान जी कैसे चुनाव जीते? देखिए, कभी कभी चुनाव जो है, यहाँ से महाबली सिंह भी जीते थे पंडित लालमणि चौबे के खिलाफ। ठीक है। चैनपुर में 4 बार वो विधायक रहे थे, 5 बार। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी कम मत वाला, जैसे भरत बिन ब्राह्मण ज्यादा है भगवा में, वो जीत गए। 2 राजपूत लड़के जीत गए, और बैकवर्ड का उम्मीदवार अमिका यादव हार गए। मैंने जो मेरा अपना मानना है,
तो जातिगत आधार ही बहुत महत्वपूर्ण आधार नहीं होता है। राजनीति की प्रथम भूमिका होती है कि जातीय समीकरण देख करके टिकट दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति या समय या परिस्थिति आंदोलन का हो, जैसे सिपरीक्षा सिंह ने श्याम नारायण पांडे को हरा दिया, राजपूत का कोई वोट नहीं था उस समय भी महुआ विधानसभा में। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी किसी उम्मीदवार के प्रति विशेष रोष होता है। जैसे बिस्किशोर बिन के खिलाफ जनमानस था, तो मोहम्मद जमा खां उसमें जीत गया, उसमें ब्राह्मण भी वोट दिया। मतलब सब ले देकर मामला ये है कि केवल जातीय समीकरण काम नहीं करता है। देखिए, जातीय समीकरण ही केवल काम नहीं करता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी काम करता है। वो व्यक्ति कैसा है, अगर किसी जाति की बहुलता हो, उसमें व्यक्ति भी बेहतर हो, तो फिर तो भाई सोने पर सुगंध है। चलिए दर्शक, अभी हम लोग गांव में आ चुके हैं, फिर बातचीत करेंगे, हम लोग जारी रखेंगे इस बातचीत। अभी राजनीतिक और सामाजिक पर सूक्ष्म वार्ता किया था हम लोगों ने, थोड़ा भौगोलिक पर आते हैं। 4 प्रखंड है आपके विधानसभा जी, अधौरा जी, चांद, चैनपुर और भगवानपुर। अगर चारों प्रखंड को आप देखें तो चारों की प्रकृति सामाजिक आधार पर, भाषा के आधार पर हल्का अलग अलग है, संस्कृति के आधार पर भी अलग अलग है, चुनौतियां भी अलग अलग है। और खास करके जब मैं देखता हूँ अधौरा प्रखंड को, तो वो एक विपरीत धारा में जाता हुआ दिखता है। अधौरा प्रखंड को आप भ्रमण किए, वहाँ क्या ऑब्जर्व किए आप? देखिए, पहले जो परसिमन से पहले जो ये प्रखंड था, तो भगवा, भगवानपुर, रामपुर और अधौरा, भगवा अधौरा विधानसभा क्षेत्र। भगवानपुर ब्लॉक में 18 पंचायतें थी, 9 पंचायत रामपुर में चली गई और 9 पंचायत इधर भगवानपुर में भी आ गई। भगवानपुर का बेसिकली जो बनावट है वो भभुआ के साथ संलग्न है, लेकिन एक ऐतिहासिक पौराणिक कथा ये है कि जो चैनपुर है वो भगवानपुर एक्चुअल है, क्योंकि सारीवाहन के जो वंशज हैं, राजा जो थे, वो आकर के बबुआ, जिनके नाम पर भभुआ है, भभुआ न बस करके आकर के भगवानपुर ही किला बना के बसे। अच्छा। और भगवानपुर चैनपुर का आनंद आश्रय संबंध है। जहां तक आप सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बात कर रहे हैं, तो चैनपुर परगना में कई गांव आते हैं, चौसा से लेकर के आपको पलामू का चैनपुरा तक और इधर चकिया तक चैनपुर के तहसील में आता था। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि यहाँ का सांस्कृतिक अलगाव है, इसको मैं नहीं मानता। ठीक। रहा बात दूसरी, तो 2 पार्ट में बांट दीजिए। जो जहानाबाद से धरौली पथ जा रहा है, उसके दक्षिण तरफ और उसके उत्तर तरफ का चैनपुर, केवा से इधर शुरू होता है और इधर भभुआ से सटे सीओ जैसे ही पार किए, बेलोरो मौजा, भैरवपुर से चैनपुर विधानसभा शुरू हो जाता है। इधर सोनभद्र, सोन नदी तक चला जाता है और इधर तरफ भौगोलिक स्थिति में बसहा पर खत्म होता है, उधर धरौली बॉर्डर पर खत्म होता है। हम अधौरा पर मेन आना चाहते हैं कि मैं अधौरा पर ही बात कर रहा हूँ। अधौरा का जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश से लेकर के सोनभद्र से लेकर के झारखंड तक सटा हुआ है। ठीक है। 2 राज्यों को छूता है, उत्तर प्रदेश और झारखंड। और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश को डांक दिया जाए तो मध्य प्रदेश भी लग सकता है। अगर नहीं, सोन नदी बस आ गई है, तो बॉर्डर एरिया तो यही 2 है, मध्य प्रदेश का भी आ सकता है सोन के बाद। अधौरा जो है आदिवासी बहुल इलाका है, ठीक है, जहाँ जनजाति रहती है। और ऐसी परिस्थिति में मैं एक ही बात आप लोगों से कह रहा हूँ कि आजादी से पूर्व बल्कि अधौरा की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि जब लोग जाते थे तो वनवासियों का पूरा अधिकार था अधौरा के जंगली क्षेत्र पर। ठीक। आजाद हुआ देश, बाकी बहुत लोग जाके बस गए नीचे से लोग, और जो लोग बसे वो आधिपत्य जमाना लगे, क्योंकि वो सीधे लोग थे, भोले भाले लोग हैं आदिवासी। पशुपालन के नाम पर कुछ लोग गए अधिक, तो उन लोगों का जमीन जायदाद ले लिए, छीन लिए। और आज का जो डेट है अधौरा के लोगों का, इसमें तो जब से 1 सेंचुरी अधिनियम लागू हुआ है चाइल्ड, तो इस परिस्थिति में जो सेंचुरी लगा है
इसमें एक बहुत बड़ी बात ये हो गई कि वहां के गरीबों का पेट ही काट दिया। जैसे होता है ना कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपका पैर काट दिया जाए, आप चल ही नहीं सकते। थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे यहाँ पर। आप बोले कि नीचे से लोग गए और ऊपर जाकर कब्जा किया। आप क्या खरवार और यादव संघर्ष के बारे में बात कर रहे थे? देखिए, मैं किसी जाति के संघर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति गया, जैसे पहले लकड़ी कूप कटता था, कोयला का कारोबार होता था, तो जो भी ठेकेदार गए, चाहे वो सवर्ण क्लास के हों या पिछड़े वर्ग के हों या जो भी हों, तो वो गए तो उसके हक को छीने, जंगल को उजाड़ दिए। बहुत से जो अब लुप्त प्राय प्राणी हो चुके, बाघ बहुत रहते थे, भालू थे, बहुत सी जंगल में चीज थी, पेड़ बहुत सखुआ का था, इस सब को काट काट के लोगों ने बेच दिया, जंगली जानवरों को मारकर फेंक दिया, या जंगली जानवरों का तस्करी किया, बाघ का चमड़ा या वो हुआ। इसके बाद जब सेंचुरी लागू हुआ, उसके बाद तो उस आदमी का प्यार, महुआ, मको, आपको कुसुम एक फल आता है, तेन, और मुख्य रूप से केंदू पत्ता, बीड़ी पत्ता जिसको कहते हैं, ए या हल, कुदार, चौकड़ जो भी बेचारे देते थे, उस सब पर रोक लगा दिया गया। और बड़े बड़े तस्कर जो है, वन विभाग के मेल जोल से, मेरी बात सुनिए, प्रशासनिक के मेल जोल से उन गरीबों का हक ही छीन लिए लोग। हम उस बात पर भी आएंगे, लेकिन अभी मूलभूत समस्याओं पर हम बात कर रहे हैं अधौरा के। अधौरा आप घूमे लगभग? हाँ जी। मूलभूत समस्या वहां पर क्या क्या दिखी आपको? देखिए, अधौरा में सबसे बड़ा समस्या है पीने का पानी। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या है, एक समस्या हो, एक पीने का पानी, दूसरा है अशिक्षा, ठीक है, तीसरा है स्वास्थ्य का सुविधा नहीं होना, चौथी समस्या, और चौथी समस्या है वहां कि वन विभाग के चलते एक दूसरे गांव को जोड़ने का पथ नहीं। संचार की आपको समस्या नहीं लगती है क्या वहां? संचार तो है ही नहीं है, जो चीज है ही नहीं है उसके बारे में क्या पूछना है, संचार तो बंद है। अभी रिसर्च में देखा गया कि 72 टावर वहां पर लगवाने की बात की जा रही है। सब देखे, कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। ठीक है, ये पिछले दफा आप नहीं देखे था, जब सरकार थी 20 से पहले, जब विधायक लोग थे, तो वो लल्लन पासवान थे, वो एमपी लड़ना चाहते थे और चेनारी के विधायक थे, तो हर घरों में सोलर लाइट के बाद कहता कि लगवा देनी अधौरा, सोलर लग गए, तो क्या हाल बात देखा भैया। ठीक है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 72 जो टावर हैं, वो लगे हैं कि नहीं लगे हैं अभी? देखिए, मैंने जो टावर देखा है, खाना पूर्ति हुआ है, टावर काम नहीं कर रहा है। जो चीज भौतिक से, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जब भौतिक कार्यों में दक्षता न ला दे, उसका क्या मतलब है? मतलब लगा है, काम नहीं कर रहा है, शुरू ही नहीं हुआ है अभी। एक आध दो लगा और लगा ही नहीं है, एक आध दो लगा और लगा ही नहीं। कहाँ लगा है बता सकते हैं? इसे अधौरा का है। अधौरा सिटी एरिया में खास रेंज में जाइएगा, चढ़िएगा पहाड़ी के ऊंचाई पर, तो पकड़ेगा, नहीं पकड़िएगा तो नहीं पकड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो समस्या आप बताए स्वास्थ्य का, शिक्षा का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और पीने के पानी का, तो यहाँ पर वन कानून भी तो आ जाता है, इनमें कैसे इन सबको सुधारा जा सकता है? देखिए, जितने देश में कानून बने हैं, किसके लिए? लोगों के कल्याण के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, उसके सुंदरता और सहजता के लिए। तो जो कानून मानव दृष्टिकोण से मनुष्य की मनुष्यता समाप्त कर दे, उस कानून को बने रहने का अधिकार क्या है? लेकिन ठीक है, हम आपकी बात से को मान गए, लेकिन इस धरती पर केवल मनुष्य को ही तो रहने का अधिकार नहीं है ना। देखिए, जंगली जीव कहाँ? नहीं, ये तो बनावटी बात करता है आदमी। कोई जानवर जाके संविधान पार्लियामेंट में तो बैठता नहीं है, कोई जानवर जाकर के वहाँ विधानसभा में तो बैठता नहीं है, कोई जानवर जाके कलेक्ट्रेट में नहीं बैठता है, कोई जानवर जाके ब्लॉक और अंचल में नहीं बैठता है, किसी थाने में कोई जानवर नहीं बैठता है। ये हिंसक जानवर मनुष्य जो है, जब सत्ता के मद में लोगों के खून का एक एक कचरा चूसना चाहता है, जब हिंसक हो जाता है मनुष्य, तो इन जंगली जानवरों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और आज की जो नीतीश कुमार की सरकार है, इसमें इनके नेता, दलाल और अधिकारी हिंसक पशुओं से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। ठीक है दर्शकों, एक बात हम आपसे बताना चाहेंगे। हम अभी गांव में बैठे हैं क्षेत्र के, और हवा चल रही है
अगर आवाज में थोड़ी खड़खड़ाहट आएगी तो आप उसको थोड़ा सुनिएगा। प्रकृति का नियम है और हम लोग वैसे ही कोई होता नहीं हम लोगों का सेटअप, तो चलते फिरते हम लोग बात करते जाते हैं। हम अगले चीजों पर आते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक हो गया। आपने भी बताया केंदुपत्ता और कुटीर उद्योग। गांधी जी का भी इसमें मानना था कि कुटीर उद्योग लोगों का ज्यादा विकास कर सकते हैं। केंदुपत्ता की जो तस्करी होती है वो होती कैसे है, थोड़ा सा उस मैकेनिज्म को हम जानना चाहते हैं। और जो अभी आपने पहले आरोप लगाए कि ये नेता और प्रशासन की मिलीभगत है, तो उस गणित को हमको समझाइए। देखिए बता रहे हैं, केंदुपत्ता जो है यहाँ का जो पहाड़ है, जो ये चट्टान का पहाड़ है, ठीक है, ये मिट्टी का पहाड़ नहीं है और ठोस पहाड़ है। इस पर जो पेड़ पौधे लगे हैं, इसका जो पत्ती केंदू का आता है, तेन कहा जाता है हमारे लोकल भाषा में। जो केंदू का पत्ता आता है वो इतना उत्तम क्वालिटी का माना जाता है कि जैसे दिल्ली में जाइएगा, चांदनी चौक में हम लोग जब पढ़ रहे थे 90-91 में दिल्ली, तो उस इलाके में 501 नंबर का बीड़ी बिकता था। उस जमाने में छोटा सा 12 बीड़ी का बंडल 5 रुपए में मिलता था। 12 बीड़ी जो होता था बंडल, वो 5 रुपए का मिलता था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यही बीड़ी केंदुपत्ता यही का जाता है, इसी पहाड़ी का धौरा का सबसे टॉप माना जाता है, 502 नंबर बीड़ी और 501 नंबर, तो हम जैसे कश्मीर का काश्मीरी सेब है या जंगलों का ट्रेक लगा दे हिमाचल का सेब है, वैसे ही हमारे पहाड़ी का अगर केंदुपत्ता बीड़ी 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 अधौरा छाप का टैग लगा कर अधौरा वाला बीड़ी है, अधौरा वाला बीड़ी है, अधौरा वाला बीड़ी है, वहाँ के लोकल कारीगर बनाते, जो लोकल लोग बनाते, परिवारों में सुखा दे देता, उसमें बहुत बड़ा कच्चा माल की जरूरत नहीं होती है, और बीड़ी बनाते और बेचते। तो जो तस्कर उनका पताई 20 रुपया 25 रुपया किलो खरीद कर ले जा रहे हैं और ट्रक पर ट्रक लाद के सेंचुरी यूरिया से, जबकि वहाँ अधिकृत नहीं है वहाँ लादना, उस जगह से लाद कर नीचे ला रहे हैं और बेच रहे हैं, प्रशासन के मिली भगत से, वन विभाग के मिली भगत से, पुलिस के मिली भगत से। तो अगर वो बेचते तो उनका कायाकल्प हो जाता, कुटीर उद्योग भी हो जाता, काम भी मिल जाता, रोजगार भी मिल जाता, उनको पैसा भी मिल जाता। ठीक है, आपने बोला कि प्रशासन का मिलीभगत। हाँ। तो प्रशासन का इतना बड़ा हाथ तो हाथ नहीं है ना कि बिना किसी के सह पर ये सब काम कर पाए। मैं बता रहा हूँ आपको, एक दिन मैं 5 तारीख को मसानी में गया था और मसानी में देखा कि 2-407 पर पूरा लदा हुआ है झाल में बांधकर पत्ती। हमने पूछा भाई कि पत्ती किसका है, तो बताया कि चैनपुर के एक खास गांव में जा रहा है। हमने कहा तो सेंचुरी लगा है, तो कहा कि वन विभाग वाले को पैसा देते हैं और थाना को पैसा देते हैं, इसलिए पत्ती हम लोग ले जाते हैं और कल्याणीपुर होकर के हमारा पत्ता जाता है। ठीक है, वो गाँव भी बताया हमको। आप नाम बता सकते हैं क्या गाँव का? हाँ, नौखड़ा गाँव बताया। अच्छा, ठीक है। और मैंने तुरंत नीचे उतर कर 20 मिनट बाद वहां से गाड़ी से भागा कि भाई टावर नहीं पकड़ रहा है मोबाइल का। मैं डीएसपी को फोन किया भगवान सदर, दूसरे तीसरे कॉल पर उठाए फोन। कौन? हमें मुन्ना पाने बोल रहे हैं। हमने कहा मैं मुन्ना पकड़ा नहीं, आपका नंबर है सेव है। बोलिए कैसे याद किए? हमने कहा कि केंदुपत्ता का तस्करी हो रहा है और तस्कर 2 गाड़ी लेके जा रहे हैं पश्चिम की तरफ, कल्याणीपुर वाले गेट पर उतरेंगे नाका पर, आप वहां दिखवाइए। और डीएसपी साहब हम तुरंत देखते हैं। इसके बाद आज तक 5 तारीख से, आज कौन तारीख है? 13 है ना? 13 तारीख बीत गया, डीएसपी साहब अभी हमको बता ही रहे हैं कि क्या हुआ। इसके बाद परसों नरसों दिन मैं रात में गया था 8 बजे थाना प्रभारी चैनपुर के। मैंने कहा कि आपके क्षेत्र से रोज लगातार पत्ती उतर रहा है, लोग बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जानते हैं एसपी साहब ने हमसे क्या कहा है? कहा है कि वन विभाग अगर पुलिस मांगे तो उनको दे देना प्रचामीन के, तुम पत्ती पकड़ने में ही जाना, अगर तुम पत्ती पकड़ने जाओगे तो तुम्हारा खैर नहीं है, एसपी साहब ने कहा। तो आप बताइए कैसे कर रहे हैं कि नहीं? और वन विभाग के डीएफओ को हमने फोन लगाया 10:30 बजे 5 तारीख को, उन्होंने फोन मेरा उठाया ही नहीं, 3 बार फोन किया हमें। चलिए ठीक है, हम आते हैं अगले चीजों पर। आप हम बोले कि वहाँ पियाव है, पियार है और चिरौंजी बनती है हाँ। और सारी चीजें हैं। हाँ, औषधि है, हरे बहुत सी औषधियाँ हैं, लकड़ी है और हाँ, बहुत सी औषधि है। तो इन सब चीजों पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही? नहीं, वो गरीब अगर झोला में पाकिट में लेके चलेगा
तो उसको उठा के जेल भेज देंगे वन विभाग वाले और तस्करों से कराएंगे तस्करी। अभी आपने महुआ वाले का मारपीट सुना था ना, जो मारा था, पूरा पेड़ का महुआ बेचना, बता रहे हैं 1 अरब रुपया का, लगभग 100 करोड़ का। जंगली अधौरा में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का तस्करी होता है। वन जीव से लेके, केंदू पत्ता से लेके, लकड़ी से लेके पत्थर तक 100 करोड़ रुपए का। पत्थर टूट रहा था, कई बार हमने उसको दिखाया, कुछ चैनल वाले चलाए भी, कहाँ कोई कार्रवाई किया डीएफओ, क्या पता सब। हम अब आगे अपने 100 करोड़ का तस्करी है ये। हम अब मान कर चलते हैं ये सारी समस्याएं हैं। बहुजन बिहार में उस लेवल में नहीं है कि सरकार बना पाए। ऐसे कैसे कर रहे हैं? जो भी प्रभाव है सीमांत क्षेत्रों में, मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूँ। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की, और केजरीवाल नई पार्टी बनाया आया, और जनता का रुझान हुआ, बीजेपी भी लड़ रही थी, ऐसा नहीं था कि वहाँ बीजेपी नहीं थी, और केजरीवाल 70 सीट पा गया। ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं। 70 में 67 पा गया। आपकी बात को हम पूर्णतः मानते हैं। तो कब परिस्थिति बदलेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी, सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से, बहुजन समाज पार्टी बहन जी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा के नेतृत्व में और हमारे बिहार के प्रभारी इंजीनियर राम जी गौतम साहब के निर्देशन में लगातार 5 साल से बीएसपी का हर वर्कर काम कर रहा है, कार्यकर्ता है। और हमने ऐसी परिस्थितियां लाई है कि बीएसपी मजबूत स्थिति में उभरेगी बिहार में। हम आपकी सब बात को मान गए, लेकिन अभी इससे पहले बात हुई थी कि राजनीति में या चुनाव में राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक चीजों की महत्ता होती है। दिल्ली की राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थिति अलग है, वहाँ का शैक्षणिक, सामाजिक सब कुछ अलग है बिहार से, संस्कृति भी अलग है वहाँ की, वोट देने का जो क्राइटेरिया होता है या जो मोटो होता है वो भी अलग है वहाँ की। बिहार में आप बताइए कि पिछले 30 सालों से आप हाईएस्ट कितना सीट जीते हैं? 5 सीट तक जीते हैं। 5 सीट जीते हैं। जब 30 साल पीछे तक आप 5 सीट जीते हैं तो ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा कि इस चुनाव में आप बहुमत में आ जाएंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ, हमने ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि आरजेडी भी जो आई थी वो बेसिकली सामाजिक न्याय पर आई थी, गैर बराबरी के खिलाफ ही लड़ने की बात करके आई थी, लेकिन खुद इन लोगों ने इतना अपने को मनुवादी व्यवस्था में ढाल लिया कि आरजेडी से बड़ा मनुवादी दल कोई रह ही नहीं गया। अब उसमें बहुजन समाज के नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, ये आए तो कहे कि हम सामाजिक न्याय देंगे। तो सामाजिक न्याय के व्यवस्था पर नीतीश कुमार जी का 20 साल जो है ये अफसरवाद में तब्दील हो गया। तो दोनों लोग जो हमारे बहुजन समाज के नेता थे, श्री लालू प्रसाद जी और श्री नीतीश कुमार जी, ये फेलियर हो गए। तो अब बहुजन समाज पार्टी को एक कहने का मौका मिल रहा है पिछड़ी जाति में, अल्पसंख्यक में, न्याय पसंद समाजों में, अनुसूचित जाति के लोगों में, कि हमको एक क्रेज मिल गया जनता के बीच जाने का। और जनता को हम समझा रहे हैं, जनता हमारे बातें को सुन रही है ध्यान में। कितना हम वोट को तब्दील कर पाते हैं ये हमारे कर्मों पर निर्भर है, लेकिन हम बेहतर करेंगे, यह मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार बना लूंगा, लेकिन मेरे बगैर किसी की सरकार भी बिहार में अब की बार नहीं बनेगी, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। ठीक है, हम आपकी बात को मान गए, लेकिन फिर सवाल मेरा यहाँ पर आता है कि पिछले बार बहुजन का 1 सीट था और वो सीट भी बहुजन का नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, सुना लीजिए। मैं बहुजन का कैमूर जिला में 2 सीट जीत गया था। कौन कौन? रामगढ़ और चैनपुर। रामगढ़ 159 सीट को वोटों से हमको हराया गया, जबरदस्ती हराया गया। दबंग लोग थे, मजबूत लोग थे, सरकार में बैठे लोग थे, उन लोगों ने मिल करके, आरजेडी वाले और क्या कहते हैं बीजेपी वाले मिल गए। बीजेपी वाले पिछला बार सपोर्ट कर दिया तो 20 में तो सुधाकर सिंह विधायक हो गए, और अब की बार उपचुनाव में 24 में सुधाकर सिंह ने सपोर्ट कर दिया अशोक सिंह को, तो विधायक हो गए। दोनों का बयान फिर गया। ठीक है, हम रामगढ़ चुनाव पर बातचीत नहीं करने नहीं, रामगढ़ पर नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के निशाने पर बात कर रहे हैं। और कई जगहों में हम 43,000 वोट पाए, इसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में, कड़ाहगर में 15 से 20,000 कई कंस्टिट्यूंसियों में पाए हैं, 30,000 वोट पाए हैं। तो 30,000 25,000 विधानसभा में वोट पाना, इसका मतलब कि हमारा प्रोग्रेस हो रहा है ना, तो हम आगे बढ़ के और करेंगे ना। तो एक सवाल मेरा और आपसे है कि अभी
LJP-R लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उन्होंने बोला कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और उनका भी बेस वोट वही है जो कमोबेश आपका बेस वोट है। आपको नुकसान नहीं होगा उससे? मैं आपको बता रहा हूँ और आप इस बात को सुनिए। रामविलास पासवान जी को जो सुपुत्र चिराग पासवान है, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और हमारे आधार पर इनका वोट आधार नहीं है। ये भाजपा के गुलाम है, मोदी के हनुमान है और इस सीट बढ़ाने के लिए नाटक कर रहे हैं। इनको 12 या 13 सीट दे रहा है एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार और बढ़ाने के लिए 20 तक जाना चाहते हैं और कहीं अलग चुनाव नहीं लड़ेंगे, 20 सीट ले लेंगे। जो अंतिम हमको जो अंदर के से पता है, बातचीत चल रहा है, 20 इनको, 5 मांझी को, 4 विधायक थे, एक और का मांगे हैं 5 मांझी को और 4 सीट में 3 या 4 सीट मिलेगा इनको। क्या नाम है आपको? LJP-R को नहीं, उपेंद्र कुशवाहा और 20 सीट 13 से बढ़ गए हैं लोग इनके आरा वाला मीटिंग के बाद, तो 20 सीट ये गए हैं, तो 20, 5, 25 और 4 29। अब बाकी जो सीट बच रहा है 43 में 29, उसमें से 12-13 सीट की बात अभी अंदर से मुकेश साहनी की भी चल रही है। अच्छा, मुझे तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इन लोग का भी चल रहा है। तो 43 सीटों में इन लोगों को बांट देना है अगर साहनी भी आते हैं तो, और बाकी सीटों को लेकर के 50-50 करके जदयू और भाजपा लड़े। चलिए दर्शकों, समय की अपनी मर्यादा होती है, समय न आपके लिए रुकता है न हमारे लिए रुकता है। प्रश्न बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अभी हम विदा लेते हैं इस दावे के साथ और इस वादे के साथ विदा लेते हैं कि अगली बार और सवाल इनसे पूछेंगे और लोगों से भी सवाल पूछेंगे और हम लोग बहुत जल्दी ही पूरे कैमूर जिला में भ्रमण करने निकल रहे हैं, हर एक गांव में, और वहां आप लोग इंतजार करिएगा हमारा। हम आएंगे, आपसे बात करेंगे, मुद्दों को समझेंगे, जमीनी हकीकत को समझेंगे, कोई शोर तमाशा उसमें नहीं होगा, यथार्थ बातें होंगी। तब तक के लिए आप विदा दीजिए। आलोचना कमेंट में जरूर करिएगा, अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। नमस्कार। जय भीम, जय भारत।